हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर विद्युतिकी और स्थिर विद्युतिकी में दूसरा चैप्टर हम लोगों ने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो दूसरे चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है, यानी विद्युत फ्लक्स क्या होता है और आवेश का सतत रूप से वितरण किस प्रकार से किया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गाउस का नियम। ठीक है, गाउस का नियम क्या है? गाउस का नियम, तो देखिए, गाउस नामक वैज्ञानिक ने विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए गाउस का नियम दिया था। इसका पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिच गाउस। कार्ल फ्रेडरिच गाउस ने विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए ये नियम दिया था। किसकी गणना करने के लिए? विद्युत फ्लक्स की, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गणना करने के लिए गाउस का नियम दिया गया। इस नियम के अनुसार क्या होता है, देखिए, इस नियम के अनुसार एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। एक गाउसीय पृष्ठ माना जाता है। ठीक है, यानी कोई विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बंद पृष्ठ मान लिया। ठीक है, एक बार इसे हम यही कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बंद पृष्ठ है और ये मान लिया बंद पृष्ठ है, और इस बंद पृष्ठ में इसकी सीमा रेखा से चारों ओर से घिरे हुए कुल आवेश जो है वो मान लिया कितने हैं? समीशन क्यू, यानी समीशन जो है कुल आवेश को बता रहा है, कुल आवेश यानी क्यू है। ठीक है, तो गाउस ने कहा भी इस बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स यानी फाई ई जो है वो उसमें परिबद्ध कुल आवेश समीशन क्यू और 1/एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता के गुणनफल के तुल्य होंगे। यानी फाई ई जो है वो किसके बराबर होगा? समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के तुल्य होगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता और इसका मान कितना होता है? 8.854 गुणा 10 की घात -12 मात्रक होता है इसका कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो गाउस का नियम क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ में स्थित, यानी किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसमें परिबद्ध कुल आवेश और 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के तुल्य होता है। किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें परिबद्ध कुल आवेश और 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के तुल्य होता है। ठीक है, यह था अपने पास गाउस का नियम। अब यहां पर दो बातें आती है अपने पास। सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ क्या होगा? ठीक है, तो गाउसीय पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। गाउसीय पृष्ठ क्या होगा? एक काल्पनिक पृष्ठ होगा, यानी इसकी केवल क्या की जाएगी? कल्पनाएं की जाएगी। एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होगा जिस पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई वेक्टर जो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के या तो लंबवत हो और या क्या हो? समांतर हो। या तो लंबवत हो या क्या हो? समांतर हो। ठीक है, तो गाउसीय पृष्ठ किसे कहेंगे? एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके क्षेत्रफल सदिश के लंबवत हो या फिर समांतर हो, उस पृष्ठ को क्या बोला जाएगा? गाउसीय पृष्ठ बोला जाएगा। ठीक है, यह था गाउसीय पृष्ठ की बात। फिर हमने कहा परिबद्ध कुल आवेश। यहां पर क्या नाम दिया हमने? परिबद्ध कुल आवेश। ठीक है, तो परिबद्ध कुल आवेश क्या होगा? देखिए, परिबद्ध आवेश का अर्थ है जैसे ये मान लिया अपने पास कोई बंद पृष्ठ है। ठीक है, और इस बंद पृष्ठ पर यहां पर मैं 3-4 आवेश लिख देता हूं। मान लिया एक Q1 आवेश है, एक इसकी बाउंड्री पर ये Q2 आवेश और एक थोड़ा सा बाहर यहां पर लिख दिया मैंने Q3 आवेश है। ठीक है, तो यहां पर अब हमें बताना है भी इसमें परिबद्ध कुल आवेश कितने हैं। परिबद्ध का मतलब परि यानी चारों ओर, बद्ध यानी बंद, तो चारों ओर से बंद आवेश। तो चारों ओर से बंद आवेश केवल कितने हैं? Q1 ही हैं। केवल कितने? Q1। तो यहां पर समीशन Q का मान क्या होगा? Q1 ही होगा। अब बात आगे भी, ये Q2 क्यों नहीं होगा और Q3 क्यों नहीं होगा? तो Q2 जो है वो इस पृष्ठ की सीमा रेखा से पूर्णतः बंद नहीं है। कहने का मतलब ये बाउंड्री पर आ गया इसकी। ठीक है ना, तो इसकी सीमा रेखा से चारों ओर से घिरा हुआ आवेश जो होगा उसे ही परिबद्ध आवेश कहेंगे, और Q3 तो इससे बाहर ही है। ठीक है, होगी बात क्लियर? तो ये परिबद्ध आवेश की गणना में लिया जाएगा।
होगी बात क्लियर। तो परिपथ आवेश की गणना में केवल उन्हीं आवेशों को शामिल करेंगे जो उस पृष्ठ की सीमा रेखा के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या कहता है भी, किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला फ्लक्स या पारित फ्लक्स जो है वो उसमें परिबद्ध कुल आवेश, परिबद्ध कुल आवेश, ठीक है, और 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होगा, यानी फाई ई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन ε0। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है और इसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, फिर बात आती है भी गॉस का नियम जो है वो किन किन शर्तों की पालना करता है। गॉस का नियम किन किन शर्तों की पालना करता है। ठीक है, तो सबसे पहली शर्त ये हो गई, सबसे पहली शर्त क्या हो गई भी, इसमें केवल परिबद्ध आवेश की गणना की जाएगी। ठीक है, तो परिबद्ध कुल आवेश में हमने यहाँ समेशन Q इज इक्वल टू Q1 लिख दिया। तो इसके बाद जो आवेश बच गए यानी Q2 और Q3 आवेश, तो इस बंद पृष्ठ के या गॉसीय पृष्ठ के निकट स्थित आवेशों का फ्लक्स में कोई योगदान नहीं रहता है। निकट स्थित आवेशों का फ्लक्स में कोई योगदान नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर Q2 और Q3 आवेश है तो इनका इस फ्लक्स में, इस गॉसीय पृष्ठ से जो फ्लक्स पारित होगा उसमें कोई योगदान नहीं होगा। ठीक है, दूसरी, गॉस का नियम केवल गॉसीय पृष्ठों पर लागू होता है। गॉस का नियम केवल गॉसीय पृष्ठों पर ही लागू होता है। ठीक है, और तीसरी सीमा रेखा क्या है, या तीसरी बात करें बाउंड्री कंडीशन क्या है इसकी, वो है भी गॉस का नियम जो है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। कौन से नियम का? व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का मतलब क्या है, जैसे सामान्य मैं बता देता हूं, जैसे हमने स्थिर विद्युत बल पढ़ा था कूलाम के नियम से, तो स्थिर विद्युत बल समानुपाती था 1/r² के, या यूं कहें दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये व्युत्क्रम वर्ग नियम है। ठीक है, यहाँ पर किस नियम की पालना हो रही है? व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना हो रही है। और गॉस के नियम की व्युत्पत्ति भी कूलाम के नियम से ही होती है, तो इस कारण गॉस का नियम भी व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। ठीक है, तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या रहता है भी, यदि कूलाम के नियम में 1/r² के स्थान पर 1/r³ आता, 1/r² के स्थान पर 1/r³ आता, तो गॉस के नियम पर क्या प्रभाव पड़ता? तो फिर क्या होता? गॉस का नियम जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, यदि 1/r³ आता तो फिर गॉस का नियम लागू नहीं होता, तो गॉस का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, तो यह था गॉस का नियम। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास कूलाम के नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति, यानी कूलाम के नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो एक बेसिक टॉपिक आता है वो है घन कोण या ठोस कोण। ठीक है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। घन कोण क्या होता है? घन कोण या ठोस कोण इसे बोला जाता है। ठीक है, तो घन कोण या ठोस कोण क्या होगा? किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण, बिंदु पर बनाया गया कोण जो है उसे बोला जाता है घन कोण या ठोस कोण। ठीक है, घन कोण या ठोस कोण कहते हैं उसे। ठीक है, इसे ओमेगा या फिर पाई से लिखा जाता है, इसे ओमेगा या पाई से लिखा जाता है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 पाई होती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी? 4 पाई। इतनी चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये +1 में भी आपके आया हुआ है। ठीक है, तो घन कोण या ठोस कोण क्या होगा? किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण जो होगा उसे घन कोण या ठोस कोण कहते हैं। ठीक है, इसे ओमेगा या पाई से दर्शाते हैं, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 4 पाई, यानी 720 डिग्री होती है। ठीक है, 4 पाई रेडियन कहें या 720 डिग्री कहें। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं कूलाम के नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति। तो देखिए, माना अपने पास कोई क्यू आवेश है, कोई क्यू आवेश है, बिंदु आवेश क्यू है, और ये किसी बंद पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ है। ये कोई बंद पृष्ठ है, इसके द्वारा क्या है? घिरा हुआ है। ठीक है, इसका कोई इससे r दूरी पर, यानी इस बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया हमने। ये कोई क्षेत्रफल अल्पांश है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल मान लिया क्या है? ds है। क्षेत्रफल क्या है इसका? ds। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब यदि मैं
ये कह दूं भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश के कारण आवेश से दूर क्यों होती है, तो ई वेक्टर लिख दिया इसे, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल सदिश जो है वो ds वेक्टर है। ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में थीटा कोण है, ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में थीटा कोण है। तो इसका घटक ले लेता हूं मैं, तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश का घटक क्या आ जाएगा, ds कोस थीटा आ जाएगा, ds कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब देखिए भी हम इस जो ये अपने पास अल्पांश क्षेत्रफल अल्पांश है, इससे पारित फ्लक्स की बात करें, क्षेत्रफल अल्पांश से पारित फ्लक्स, क्षेत्रफल अल्पांश से पारित फ्लक्स, तो क्षेत्रफल अल्पांश से पारित फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई होगा, क्योंकि क्षेत्रफल अल्प है तो फ्लक्स भी क्या होगा, अल्प होगा। और क्या होता है क्षेत्रफल फ्लक्स जो है, ई डी एस कोस थीटा, ये होता है फ्लक्स की परिभाषा से हम लोगों ने देखा है फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर है डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ई क्या चीज है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, के क्यू अपॉन है आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, तो डी फाई ई इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा फिर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा आ जाएगा, डी एस है कोस थीटा, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ से अब अपने पास क्या होगा, घन कोण आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ, डी फाई ई इज इक्वल टू के क्यू मैं बाहर ले लूँ और बचा क्या है मेरे पास, डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग ये घन कोण का फॉर्मूला होता है, ठीक है। डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो है ये किसे प्रदर्शित कर रहा है, डी ओमेगा को, किसे प्रदर्शित कर रहा है, डी ओमेगा को, यानी क्षेत्रफल अल्प है तो कोण भी क्या होगा, अल्प होगा, होगी बात करिए। तो इसे मैं लिख देता हूं, डी फाई ई इज इक्वल टू के क्यू डी ओमेगा, ठीक है। कुल फ्लक्स की गणना करें यदि, तो कुल फ्लक्स होगा तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन। तो उपरोक्त समीकरण का क्या कर दिया मैंने, समाकलन। समाकलन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये तो आ गया फाई ई, के की वैल्यू रख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और ये आ गया समाकलन डी ओमेगा, ठीक है। ये समाकलन डी ओमेगा जो है वो घन कोण या ठोस कोण के पूर्ण मान को बता रहा है, ठीक है ना। तो डी ओमेगा, समाकलन डी ओमेगा जो है, क्योंकि समाकलन डी ओमेगा की वैल्यू क्या है, 4 पाई है, यानी घन कोण का पूर्ण मान कितना होता है, 4 पाई होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाई ई किसके बराबर आ गया अपने पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के आ गया। और यही किसका नियम है, गाउस का नियम है, यही किसका नियम है, गाउस का नियम, ठीक है, यही गाउस का नियम था, ठीक है। अब यहां पर देखिए डी ओमेगा जो अपना घन कोण बना है वो चित्र में कैसे दर्शाएंगे हम लोग, तो चित्र में देखिए ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ द्वारा बना है, तो इस पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बना कोण ये हो गया, ये पूरा कोण। तो ये जो कोण है अपने पास, ये कौन सा कोण है, डी ओमेगा है, ये कोण कौन सा है, डी ओमेगा है, ठीक है। तो ये था कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है अपने पास गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग की हम लोग शुरुआत करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यानी गाउस का नियम जो हमारे काम क्या आएगा, तो हमने परिभाषा में देखा है गाउस के नियम के भी, हमें गाउस के नियम से हम लोग फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गाउस का नियम अप्लाई करके
यहाँ पर फ्लक्स के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। किसकी गणना करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है। और गाउस का नियम अप्लाई करने के लिए हमें किसकी कल्पना करनी पड़ेगी? एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। किसकी कल्पना करनी पड़ेगी? गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। गाउसीय पृष्ठ गोलाकार हो सकता है, गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार हो सकता है। ठीक है, यानी कोई भी आकृति का हो सकता है। गाउसीय पृष्ठ की आकृति पर गाउस का नियम जो है वो निर्भर नहीं करता है। ठीक है। तो गाउसीय पृष्ठ के लिए यानी गाउसीय पृष्ठ का चयन करते समय किन शर्तों की आवश्यकता होती है, वो शर्तें हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो पहली शर्त क्या है? आवेश पूर्णतः परिबद्ध होने चाहिए। आवेश क्या हो? परिबद्ध हो। और दूसरी शर्त, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्षेत्रफल सदिश के या तो लंबवत हो या फिर क्या हो? समांतर हो। या तो क्या हो? लंबवत हो या क्या हो? समांतर। यानी ये दो शर्तें हैं। पहला, आवेश पूर्णतः परिबद्ध होने चाहिए, और दूसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्षेत्रफल सदिश के लंबवत हो या फिर क्या हो? समांतर हो। ठीक है। इन दो शर्तों की पालना करते हुए ही हमें गाउसीय नियम, गाउसीय पृष्ठ का चयन करना होगा, और उसी गाउसीय पृष्ठ के आधार पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अनुप्रयोग की शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला अनुप्रयोग आता है अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण, आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। ये गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग है। ठीक है। तो मान लिया अपने पास ये कोई अनंत रेखीय आवेशित चालक तार है। ठीक है। इसे धनात्मक आवेश से आवेशित किया गया है। यहां डैश डैश का मतलब है इसकी लंबाई क्या है? अनंत है, इन्फिनिटी है। ठीक है ना। इस पर कोई बिंदु O है, ये मान लिया कोई बिंदु O है, और इससे लंबवत दूरी r पर कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है। तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश भौतिक राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश भौतिक राशि है। तो सबसे पहले ज्ञात करनी होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा की। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो दिशा ज्ञात करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैं दो अल्पांश की, यानी दो अल्पांश लूंगा, लंबाई के अल्पांश उनकी कल्पना करूंगा उस हिसाब से। देख, तो मान लिया मेरे पास ये कोई एक अल्पांश है A। ठीक है। और इस अल्पांश पर आवेश मान लिया कितना है? dq है। अब धनावेश है, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आवेश से दूर की ओर होती है। तो फिर इस A से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली मैंने dE वेक्टर आ गई। क्या आ गई? dE वेक्टर। ठीक है। यानी आवेश अल्प है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? अल्प होगा। इसके सममित अल्पांश कोई दूसरा ले लेता हूँ, इससे इतनी ही दूरी पर, यानी O से समान दूरी पर कोई दूसरा सममित अल्पांश ले लिया B। इस पर भी आवेश कितना होगा? dq होगा। ठीक है। भी दूरी समान है, अल्पांश का आकार भी समान है, तो आवेश भी क्या होगा? समान होगा। क्यों? क्योंकि आवेश का समान रूप से वितरण यानी सतत वितरण किया गया है अनंत रेखीय आवेशित आवेश चालक तार पर। ठीक है। तो इससे भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो प्राप्त होगी वो क्या होगी? dE वेक्टर ही होगी। ठीक है। और दोनों की दिशा क्या है? A से P की ओर, B से P की ओर है। होगी बात करिए। अब देखिए यदि AP और BP जो हैं OP के साथ अल्फा कोण बनाए, कितना कोण बनाए? अल्फा कोण। तो इसे मैं आगे बढ़ा देता हूं थोड़ा। तो अब ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी क्या होगा? अल्फा ही होगा। ये अल्फा है तो ये कोण भी क्या होगा? अल्फा होगा। तो यहाँ पर dE वेक्टर, ये dE वेक्टर दोनों अल्फा कोण पर कार्यरत हैं। और यदि कोई सदिश राशि किसी कोण पर कार्यरत होती है
तो अपने क्या प्रदर्शित करती है, घटक प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर दोनों के घटक लेते हैं। पहले इसका क्षैतिज घटक ले लेता हूँ। क्षैतिज घटक क्या होगा, डी ई कोस एल्फा। फिर इसका ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर यानी डी ई साइन एल्फा। इसी प्रकार इसका क्षैतिज घटक डी ई कोस एल्फा और इसका ऊर्ध्वाधर घटक डी ई साइन एल्फा होगा। तो अब देखिए ये डी ई साइन एल्फा, डी ई साइन एल्फा दोनों घटकों का परिमाण समान है, यानी दोनों ऊर्ध्वाधर घटकों का परिमाण समान और दिशा क्या है, विपरीत है। परिमाण समान और दिशा विपरीत होने के कारण ये दोनों परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ये दोनों परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल किसके कारण प्राप्त होगी, क्षैतिज घटकों के कारण। किसके कारण है, क्षैतिज घटकों के कारण प्राप्त होगी। अब क्षैतिज घटक जो हैं उनकी दिशा क्या है, उनकी दिशा इस अनंत रेखीय आवेशी चालक तार के लंबवत है। अनंत रेखीय आवेशी चालक तार के क्या है, लंबवत है। तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इस अनंत रेखीय आवेशी चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी उसकी दिशा तार के क्या होगी, लंबवत होगी। तार के लंबवत दिशा में होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, तार के लंबवत होगी। ठीक है, तो ये था अनंत रेखीय आवेशी चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी उसकी दिशा की गणना हम लोगों ने की, यानी दिशा प्राप्त की। दिशा क्या होगी, अनंत रेखीय आवेशी चालक तार के लंबवत होगी। ठीक है, अब बात करते हैं उसका परिमाण, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे। नंबर 2 पर आता है अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। ठीक है, बी भाग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। ठीक है, तो हमें पता है भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए गौसीय पृष्ठ का चयन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अनंत रेखीय आवेशी चालक तार ले लेता हूं। ये अपने पास अनंत रेखीय आवेशी चालक तार है। ठीक है, इस पर धनावेश का समान रूप से वितरण किया गया है। इसके बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भी, एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ का चयन करेंगे। स्मॉल r त्रिज्या के बेलनाकार गौसीय पृष्ठ का चयन करते हैं। ठीक है, स्मॉल r त्रिज्या के बेलनाकार गौसीय पृष्ठ का चयन कर लेते हैं। तो स्मॉल r त्रिज्या के बेलनाकार गौसीय पृष्ठ का चयन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, ये देखिए स्मॉल r त्रिज्या के बेलनाकार गौसीय पृष्ठ का चयन हम लोगों ने किया है। हो गई बात क्लियर। ये अपने पास क्या है, गौसीय पृष्ठ है। ये क्या है, गौसीय पृष्ठ है। अब इस गौसीय पृष्ठ के क्षेत्रफल को मैं 3 भागों में बांट देता हूं। गौसीय पृष्ठ के क्षेत्रफल को 3 भागों में बांट देता हूं। ये पहला भाग मान लिया S1 है, ये दूसरा भाग S2 और ये तीसरा भाग S3 है। यानी 2 तो वृत्तीय भाग हो गए और तीसरा वक्र पृष्ठीय भाग हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, इस साइड यानी ई वेक्टर इस आवेशी चालक तार के क्या है, लंबवत है इस दिशा में ई वेक्टर। ठीक है, अब यहां से ज्ञात करेंगे हम लोग। पहले फ्लक्स की बात करते हैं। तो हम जानते हैं भी विद्युत फ्लक्स जो है यानी फाई ई, विद्युत फ्लक्स की बात करें तो फाई ई किसके बराबर होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा के बराबर होता है। क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश देखिए, ये इसका क्षेत्रफल सदिश मैं लेता हूँ ds1 वेक्टर। तो θ1 की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि ई वेक्टर और ds1 वेक्टर एक ही दिशा में है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो ds2 वेक्टर होगा। तो यहाँ पर θ2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 90 डिग्री है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये आ गया अपने पास ds3 वेक्टर और θ3 की वैल्यू भी कितनी है, 90 डिग्री है। ठीक है, हो गया चित्र से बात करिए। यानी हमने पढ़ा था या तो समांतर होनी चाहिए या फिर लंबवत होनी चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है। ठीक है, तो अब देखिए भी ये जो फॉर्मूला है इसे तीनों के लिए लिखूँ मैं, तीनों भागों के लिए अलग अलग। तो अपने पास फ्लक्स जो है यानी फाई ई कितना होगा,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं बाहर ले लेता हूँ, ई क्लोज इंटीग्रल ds1। अब कोस थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, तो कोस थीटा 1 की वैल्यू लिख देता हूँ कोस 0 डिग्री, ठीक है, प्लस ई क्लोज इंटीग्रल ds2। तो ds2 में देखिए यहाँ पर थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये से 0 लिख देता हूँ। प्लस आगे वाला भाग भी देखिए थीटा 3 की वैल्यू 0 है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। तो अपने पास आ गया फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू क्लोज इंटीग्रल ds1 वेक्टर, ds1 आ गया। और क्लोज इंटीग्रल ds1 जो है इस बेलनाकार पृष्ठ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, यानी बेलनाकार जो अपना गॉसीय पृष्ठ है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। तो फाई ई अपने पास क्या आ जाएगा, ई इंटू 2πr/h आ जाएगा। 2πr/h क्या है, यहाँ पर है इस बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ के वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल है, और h क्या है, ऊंचाई है, h क्या है, ऊंचाई। और ये ऊंचाई जो है इस जो अपने पास अनंत रेखीय आवेशित चालक तार है इसकी लंबाई के बराबर ही होगी, ठीक है। तो इसे 2πrl भी लिख सकते हैं। होगी बात क्लियर। अब देखिए ये तो आ गया अपने पास विद्युत फ्लक्स जो है फ्लक्स की परिभाषा से। अब गाउस का नियम लगाते हैं हम लोग, गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से अपने पास क्या होगा, फाई ई जो है वो किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, यानी आवेश Q का समान रूप से वितरण है और एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये इन दोनों समीकरणों को मैं इक्वल पुट कर देता हूँ, इन दोनों को बराबर रखते हैं। तो रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, E इंटू 2πrh इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर E की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, E की वैल्यू आ जाएगी, ये 2πrh इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो Q डिवाइड बाई 2πrh इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q अपॉन H, तो Q अपॉन H एकांक लंबाई पर आवेश को प्रदर्शित करता है, वो क्या है, रेखिक आवेश घनत्व। चूंकि Q अपॉन H जो है वो है लेमडा के बराबर, Q अपॉन H किसके बराबर है, लेमडा के बराबर है। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, E की वैल्यू आ जाएगी लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 2 लेमडा अपॉन 2 इंटू 2 4π एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। और हम जानते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट k के बराबर होता है, चूंकि 1/4π एप्सिलॉन नॉट जो वो किसके बराबर है, k के बराबर है। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k लेमडा अपॉन r आ जाएगी। ये आ गया अपने पास अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और इस फॉर्मूले से हम क्या कह सकते हैं, देखिए E जो है यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो रेखिक आवेश घनत्व के क्या है, समानुपाती है, रेखिक आवेश घनत्व के क्या है, समानुपाती है, ठीक है। तो इसका आरेख बनाएंगे तो इस तरीके का आरेख बन जाएगा, ये अपने पास लेमडा है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो रेखिक आवेश घनत्व की क्या है, समानुपाती है। और दूरी r के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती है। तो फिर इसका आरेख बनाएंगे तो इस तरीके से अपने पास आरेख आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ, ठीक है। तो ये था अपना पहला अनुप्रयोग, अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना गाउस के नियम के अनुप्रयोग से हम लोग किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग हम लोग करते हैं। दूसरा अनुप्रयोग अपने पास अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अपने पास कोई अपरिमित रूप से आवेशित अचालक परत है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना करेंगे हम लोग, विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना करेंगे, ठीक है। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो अपने पास ये कोई अचालक परत है और इसे आवेश Q द्वारा धनावेशित किया गया है, आवेश Q द्वारा धनावेशित किया गया है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, ठीक है। आवेश
इस पर Q बांटा गया है और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। इसका कोई बिंदु O है और इससे लंबवत दूरी R पर, ठीक है ना, इस प्रकार से जैसे ये है और इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर इसके लिए अल्पांश की कल्पना करते हैं। मान लिया अपने पास पहला अल्पांश A है, ठीक है, इस A अल्पांश पर आवेश dq है, तो इस dq आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली क्या है, dE वेक्टर है, ठीक है। इसके सममिति एक दूसरा अल्पांश ले लेते हैं, यहाँ पर B और इस पर आवेश मान लिया कितना है, dq है, तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, dE होगी, क्योंकि सममित अल्पांश है तो आवेश समान होगा और दूरी भी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। ये दोनों जो हैं OP के साथ अल्फा कोण बना रहे हैं। इसे यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो ये कोण अल्फा, तो ये कोण भी अल्फा होगा और ये कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दोनों अल्फा कोण पर कार्यरत है, तो इनके क्या ले लेंगे, घटक। तो घटक आएंगे तो 36 घटक dE कोस अल्फा और इसका ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो क्या हो जाएगा, dE साइन अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका 36 घटक dE कोस अल्फा और ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो होगा dE साइन अल्फा, ठीक है। तो देखिए दोनों ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो परिमाण में समान और दिशा में क्या है, विपरीत है। परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो ये दोनों परस्पर क्या हो गए, निरस्त हो गए। तो बच्चे कौन है, केवल 36 घटक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो केवल 36 घटकों से प्राप्त होगी और 36 घटक जो है वो इसके पृष्ठ के क्या है, लंबवत दिशा में है। 36 घटक इसके पृष्ठ के क्या है, लंबवत दिशा में है। तो हम कहेंगे भी अनंत समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो उसके पृष्ठ के लंबवत दिशा में होगी, ठीक है। तो ये ज्ञात कर लिया हम लोगों ने दिशा। अब ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। तो परिमाण ज्ञात करते हैं। नंबर 2 पर आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, ठीक है। अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, परिमाण। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होती है। तो देखिए ये अपने पास कोई समरूप आवेशित अपरिमित अचालक परत है, ठीक है। इस पर आवेश Q का समान रूप से वितरण किया गया है, ठीक है। इसके बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब सीधी सी बात देखिए, मान लिया अपने पास ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ, ये मान लेता हूं मैं पृष्ठ है, ठीक है ना। तो इस पृष्ठ के देखिए भी आवेश इसे यदि मैं अचालक है, ये इसे आवेशित करूंगा, तो आवेशित करूंगा तो इसके दोनों ओर आवेश का क्या होगा, समान रूप से वितरण होगा, यानी इसके संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश आ जाएगा। तो इससे इधर भी R दूरी पर और इधर भी R दूरी पर, यानी लंबवत दूरी तो दोनों तरफ हो गई, ठीक है ना। तो दोनों तरफ हम लोग R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इस साइड में R दूरी पर, तो हम गाउसीय पृष्ठ जो है उसका चयन करेंगे। तो गाउसीय पृष्ठ क्या होगा, 2R लंबाई का लेंगे। R दूरी इस साइड हो गई, यानी R तो इस साइड और R इस साइड, ठीक है ना। तो 2R लंबाई के गाउसीय पृष्ठ का चयन करते हैं, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का। तो देखिए इस प्रकार से मैं बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चयन करता हूं, ठीक है। ये R लंबाई और इधर भी इसकी क्या है, R लंबाई है, ठीक है ना। ये R दूरी यहां से यहां तक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर इसके क्षेत्रफल को मैं 3 भागों में बांट लेता हूं। ये S1 मान लिया मैंने, इधर वाला S2 है और ये मध्य जो भाग है ये मान लिया मैंने S3। यहां पर लिख देता हूं मैं S3 है, वक्र पृष्ठीय भाग जो क्या है S3 है, ठीक है। तो अब देखिए इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत दिशा में होगी, तो ये हो गया अपने पास E वेक्टर और इधर DS1 वेक्टर, दोनों एक ही दिशा में है, तो θ1 की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। इसी प्रकार से इसके लिए भी लंबवत दिशा में होगा E वेक्टर और DS2 वेक्टर भी, तो इसके लिए भी θ2 की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये है और क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, ठीक है, DS3 वेक्टर। तो फिर θ3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। θ3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो अब हम लोग विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से गणना करते हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से
विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अपने पास क्या होगा, हम जानते हैं भी फ्लक्स जो है फाई ई किसके बराबर होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा के बराबर होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा। तो इस फॉर्मूले को मैं तीनों भागों के लिए लिखूं तो तीनों भागों के लिए लिखेंगे तो फाई ई जो है वो किसके बराबर होगा, ई क्लोज इंटीग्रल डी एस वन, क्लोज इंटीग्रल डी एस वन, थीटा वन की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, प्लस ई क्लोज इंटीग्रल ये देखिए डी एस टू, और यहाँ भी थीटा 2 की वैल्यू क्या है 0 डिग्री है, तो फिर कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और प्लस ये S3 वाले भाग के लिए लिखें थीटा 3 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास बचा है ये केवल फाई ई इज इक्वल टू, अब देखिए DS1 और DS2, DS1 और DS2 जो है यानी S1 और S2 है, S1 और S2 का मान क्या होगा, समान होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी बेलनाकार भाग के वर्तीय भाग जो होते हैं, यानी जैसे ये कोई बेलन बनाया मैंने, ठीक है, तो इस बेलन के इन वर्तीय भागों का क्षेत्रफल क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चूंकि क्लोज इंटीग्रल DS1 बराबर है किसके, क्लोज इंटीग्रल DS2 के, और इसे मैं S मान लेता हूँ, मान लिया क्या है S है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने पास क्या आ जाएगा फिर, फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा E, और इसकी जगह लिख देता हूँ मैं S प्लस ES, यानी कितना हो गया 2ES हो गया। तो फाई ई की वैल्यू आ गई मेरे पास 2ES, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं गाउस के नियम की। तो गाउस के नियम से यदि ज्ञात करें, गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से फ्लक्स जो है फाई ई किसके बराबर होगा, Q अपॉन है एप्सिलॉन नॉट के। ये समीकरण नंबर मेरे पास क्या है 2 है। समीकरण 1 और 2 में फ्लक्स जो है दोनों को क्या कर देंगे, बराबर पुट कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से मेरे पास क्या आ जाएगा 2ES इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन 2S एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब Q अपॉन S, क्योंकि Q अपॉन S आवेश बटे क्षेत्रफल जो है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, तो Q अपॉन S क्या हो गया सिग्मा, तो इसलिए E की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई, और ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो वो क्या होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। और इसे सदिश रूप में यदि हम लोग लिखें, सदिश रूप में लिखते तो इसे लिख देते E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, और n कैप जो वो इस पृष्ठ के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है, यहाँ से क्या कह सकता हूँ मैं, E जो है वो समानुपाती है किसके, सिग्मा के, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो पृष्ठ आवेश घनत्व के क्या है, समानुपाती है। पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती है तो आरेख बना देंगे यहाँ पर, सिग्मा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्या है, परस्पर समानुपाती है। ठीक है, तो ये था अपने पास गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप लोगों को। ठीक है, डेली लगभग मतलब एकांतरता हम लोग क्लास जो है, लाइव क्लास जो शाम में हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, क्लास की लेंथ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर दी जाएगी डे बाय डे। ठीक है ना, आज की क्लास जो वो लगभग 40 से 45 मिनट की है, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो लगभग 1 घंटे का करने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, तो रेगुलर अपने चैनल से और भी जो आपके दोस्त हैं उनको जोड़िए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है, और कमेंट आप लोग करते रहा करो। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आती है या न्यूमेरिकल से संबंधित है, कोई भी आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए, तो नोट्स के लिए मेरी एक वेबसाइट है, उसका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से उस वेबसाइट पर जाकर आप लोग नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।